हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 12 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं रिवीजन सेक्शन से। सबसे पहले कल का करंट अफेयर हम लोग रिवाइज करेंगे 1 मिनट में। उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे डिटेल करंट अफेयर के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कल हम लोगों ने पढ़ा था, 10 दिसंबर को मनाया जाता है और बांग्लादेश ने एसीसी अंडर-19 पुरुष एशिया कप जीत लिया है भारत को हरा करके। भारत की 2 परियोजनाओं को यूनेस्को हेरिटेज पुरस्कार मिला है। ये अवध साहेश्वर मंदिर और बीजेपीसीआई परियोजना है। इसके अलावा देवजीत सौकिया ये बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जोधपुर में सरदार पटेल की 11 फीट ऊंची धातु प्रतिमा का अनावरण किया है। भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार दिया गया, इसमें पॉपुलर टीवी एक्टर का अवार्ड जीता हर्षद चोपड़ा ने। डिटेल लिस्ट के लिए कल की वीडियो देखिए। इसके अलावा पीएम मोदी ने एलआईसी बीमा सखी योजना शुरू की। ये योजना 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की महिलाओं के लिए है, उनको बीमा एजेंट बनाने की योजना है। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। ये राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए है। भारतीय महिला अंडर-20 और अंडर-19 फुटबॉल टीम का कोच जोआकिम एलेक्जेंडरसन को नियुक्त किया गया है। ये स्वीडन के हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो आपने कल पढ़े थे डिटेल में। आज आपने रिवीजन किया 1 मिनट में। अब इसकी क्विज और पीडीएफ भी जाकर के सॉल्व कर लेना। एमजेटी ऐप पर आपको मिल जाएगी क्विज पीडीएफ बिल्कुल फ्री में। हर एक दिन की, मंथ की, वीक की, सबकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी। शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, 11 दिसंबर को यूनिसेफ का कौन-सा स्थापना दिवस इस बार मनाया गया? तो यूनिसेफ ने इस बार अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये चिल्ड्रंस के लिए यूएन के द्वारा एक इमरजेंसी फंड कलेक्ट करने के लिए एक संस्था है जो चिल्ड्रंस के लिए वेलफेयर के लिए काम करती है पूरे विश्व भर में। इसकी स्थापना साथियों हुई थी 1946 में 11 दिसंबर के ही दिन, इसीलिए 11 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है और स्थापित किया था लुडविग राजचमन ने। ये एक फेमस हेल्थ स्पेशलिस्ट थे और इन्हीं के नेतृत्व में यूएन के द्वारा स्थापित किया गया। यूएन का एक बॉडी बन गया ये। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष है कैथरीन एम रसेल। इनका नाम बहुत पूछा जाता है, नाम याद रखना, कैथरीन एम रसेल। अच्छा, कल दोस्तों टेक्स्ट बुक का एक भारी प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। 13 दिसंबर से ये 14 दिसंबर तक रहेगा, मात्र 2 दिनों के लिए। आप एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलने वाला है कल। अभी प्राइस ड्रॉप यहाँ पर रिवील नहीं किया गया है, लेकिन कल के लिए तैयार रहिएगा। कल 13 दिसंबर को और 14 दिसंबर को 2 दिनों के लिए बहुत भारी डिस्काउंट मिलने वाला है टेक्स्ट बुक पास प्रो पर। पास प्रो के बारे में अगर बता दें आपको, इंडिया के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, उन सब के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसके अलावा एनालिसिस, डिटेल, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आई है 2025 की। इस बार टॉप पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र शीर्ष पर है स्किलफुल के मामलों में। इस रिपोर्ट के जरिए हमें ये पता लगता है कि कहाँ पर कितना एम्प्लॉयबिलिटी है और कहाँ पर कितना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है एम्प्लॉयबिलिटी में, चेंजेस कितने हो रहे हैं ओवर द ईयर। स्किल्स कहाँ पर कितना ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, कहाँ पर स्किल्स घटती जा रही हैं, कहाँ पर स्किल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब उनको ज़्यादा एम्प्लॉय मिल रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है। इस सब को लेकर के इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आती है। इसमें टॉप पर महाराष्ट्र है, सेकेंड पर दिल्ली है, थर्ड पर है कर्नाटका। अब ये 3 जो है ये तो टॉप पर रहते ही हैं। अब देखो 3 कारण क्या है कि महाराष्ट्र में तो मुंबई है, दिल्ली में तो नई दिल्ली है, कर्नाटक में बेंगलुरु है। ये सब तो हब ही है ना। यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी होगी ही। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, दुनिया भर से आते हैं यहाँ पर कमाने के लिए। लेकिन केरल जो है इस बार ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि ये भी लगातार अपना मतलब टॉप 5 में जगह बनाते आ रहा है। इसमें ये 5वें स्थान पर है इस बार भी। और केरल जो है ये कंप्यूटर कौशल में, कंप्यूटर स्किल में तीसरे और 18 से 21 आयु के ग्रुप में रोजगार प्रतिभा में ये दूसरे स्थान पर रहा है। तो केरल ने सभी को काफ़ी ज़्यादा एक कहें कि सरप्राइज किया है। अगला, हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज मिल गया है अजय सेठ को। अजय सेठ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये अब राजस्व सचिव का कार्य भी देखेंगे, अतिरिक्त प्रभार मिला है।
मैंने आपको उस दिन समझाया था ना अंतरिम अध्यक्ष कौन होता है। तो अंतरिम अध्यक्ष में मैंने बताया था कि जब कोई परमानेंट नहीं होता है तो कोई जो सेकंड वाला जो अध्यक्ष, सेकंड वाला जो बड़ा पद होता है उसी को दे देते हैं कि अंतरिम अध्यक्ष बन जाओ। इसी सिचुएशन में कभी कभी अतिरिक्त प्रभार का केस आ जाता है। अतिरिक्त प्रभार के केस में क्या होता है कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, कोई एक कंपनी संभाल रहा है, कोई एक विभाग संभाल रहा है, दूसरे विभाग का जो टॉप वाला पद है वो खाली हो गया अचानक से, और किसी दूसरे जो सेकंड मोस्ट वाला पद है उसको नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसी वाले को इसका भी चार्ज दे देंगे कि आप इसका भी लीड करो, इसका भी अतिरिक्त प्रभार देखते रहो। तो मतलब आपका प्रभार तो है ही, उसके अतिरिक्त भी एक प्रभार दे दिया गया। तो ये होता है अतिरिक्त प्रभार। आप अक्सर देखते होंगे जो CAPF की फोर्सेज होती हैं इसमें बहुत अतिरिक्त प्रभार मिलता है ना। जैसे आप देखते हो CRPF का कोई DG है, रिटायर हुआ, तो जो CISF है उसको दे दिया गया, उसके अध्यक्ष को दे दिया गया अतिरिक्त प्रभार, या मतलब कि ITBP ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पर आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ हैं और इनको अतिरिक्त राजस्व सचिव का प्रभार दे दिया गया है, मतलब ये भी ये देखेंगे। संजय मल्होत्रा जी अभी नए नए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 26वें गवर्नर बने हुए हैं, तो अब इनके बनने के बाद यहाँ पर राजस्व सचिव का ही अतिरिक्त प्रभार मिल गया है इनको। ठीक है, ये बातें याद रखना। अगला, गूगल और NCERT के बीच हुई साझेदारी के अनुसार कितनी भाषाओं में यूट्यूब चैनल लॉन्च किए जाएंगे। तो गूगल ने NCERT से समझौता किया है और इसके तहत भारत भर में 29 भाषाओं में, 29 भारतीय भाषाओं में यूट्यूब चैनल लॉन्च किए जाएंगे। क्यों लॉन्च किए जाएंगे? जिससे NCERT जो है इन 29 भाषाओं में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। यूट्यूब चैनल लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? यूट्यूब चैनल्स के जरिए अगर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाती है दिव्यांग छात्रों को, बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है जो दूर दराज के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके रीजन में, जिनके क्षेत्र में उतनी बेटर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, वो भी यूट्यूब के जरिए आज अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को इन 29 भाषाओं में भी एजुकेशन मिल सकेगा। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से यहाँ पर आपको मिल रहा है एजुकेशन। आज के टाइम पर आप देखो कि दुनिया भर के तमाम प्रकार के न्यूज़ जो हैं वो आपको बेटर तरीके से मिल रही हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मिल रही हैं, तो आप चूज कर पा रहे हो। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये टाइम जो चल रहा है ये इंफॉर्मेशन एज का टाइम चल रहा है। इंफॉर्मेशन एज है, आप जगह जगह से, दुनिया भर से इंफॉर्मेशन पा रहे हो, वो भी विद इन सेकेंड। तो फिलहाल यूट्यूब का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल है। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, स्टीव चेन, चार्ल्स हर्ले और जावेद करीम ने स्थापित किया था। CEO है इसके नील मोहन। अगला, दिसंबर 2024 में किस IIT संस्थान ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया? तो दोस्तों IIT मद्रास ने पहला हाइपरलूप ट्रैक टेस्ट पूरा कर लिया है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट रहे हो MJT एजुकेशन के, तो 2 से 3 साल पहले मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम IIT मद्रास शुरू किया है। तो अब ये टेस्ट ट्रैक भी पूरा कर लिए हैं, मतलब कि इनका ट्रैक वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। हाइपरलूप है क्या? हाइपरलूप दोस्तों किसी एक व्हीकल को बहुत ही हाई स्पीड में रन कराने के लिए एक स्पेसिफिक पाथ होता है। ये पाथ कुछ आपको इस प्रकार से दिख रहा है। इसमें इसमें जीरो ग्रेविटी करने के लिए, या कहें कि और एक प्रकार से हवा विहीन करने के लिए एक लूप बनाया जाता है। इसमें पूरा का पूरा मैग्नेटिक क्षेत्र विकसित किया जाता है और ये मैग्नेटिक पर चलती है जो ट्रेन होती है। इसमें ऐसा नहीं कोई पटरी होगी पटरी पर चलेगी, ये ऊपर समझ लो, पटरी से ऊपर ये रहेगी, पटरी पर टच भी नहीं करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलेगी। जैसे NS पोल होता है ना, तो आपस में जब NN हो जाता है तो वो एक दूसरे को रिपल करता है, इसी बेसिस पर ये चलेगी रिपेल करते हुए, तो इससे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए एक मैग्नेटिक फील्ड टाइप का इसके लिए पाथ स्पेशल तौर से चाहिए होता है, जिसमें ये कैप्सूल्स जो हैं, डिब्बे जो होते हैं उसे कैप्सूल कहते हैं, तो वो रन कर सकें। ठीक है, इसमें यात्री बैठ करके यात्रा कर सकेंगे। तो शुरुआती जो प्रोजेक्ट है वो 11.5 किलोमीटर का है, ये टेस्ट ट्रैक जो किया गया है। इसके बाद इसे 100 किलोमीटर का भी ट्रैक बनाया जाएगा। तो IIT मद्रास ने TUTR नाम के एक स्टार्टअप के साथ मिलकर के ये समझौता किया है। अभी तो 410 मीटर का ये टेस्ट ट्रैक पूरा किया गया है। आगे पहला चरण 11.5 किलोमीटर का होगा, फिर 100 किलोमीटर का बनेगा आगे चल करके। ठीक है, तो वॉक्यूम बेस्ड ये ट्रेन होता है। वॉक्यूम मतलब कि जहां पर हवा ना हो, हवा विहीन। अगला, मोहम्मद अल बशीर को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? मोहम्मद अल बशीर
ये दोस्तों सीरिया में अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री का काम करेंगे। आपने देखा पिछले दिनों में सीरिया में तख्ता पलट हुआ। सीरिया में 5 दशक से ज्यादा समय से, लंबे समय से जो बशर अल असद की सरकार चली आ रही थी, उनके पिताजी थे, फिर वो थे, वो चले आ रहे थे, तानाशाही चल रही थी वहां पर अभी तक। मतलब एक ही वो राजा हुआ करता था, एक ही राष्ट्रपति हुआ करते थे। अब विद्रोही गुट ने क्या किया, वहां पर कुछ विद्रोहियों की गुट थी और उसने जाकर के तख्ता पलट कर दिया। बांग्लादेश में जैसे हुआ था सेम कंडीशन यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर विद्रोहियों की ग्रुप ने आकर के उनको कब्जा कर लिया और बशर अल असद जो है वो भाग निकले। फिलहाल मोहम्मद अल बशीर जो इस विद्रोहियों के नेता थे, लीडर थे, ये 1 मार्च 2025 तक अपने आप को अंतरिम सरकार का प्रमुख घोषित कर दिए हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने किया है। ठीक है, अंतरिम सरकार का प्रमुख घोषित कर लिया है। तो फिलहाल सीरिया की बात करेंगे। दमिश्क इसकी राजधानी होती है, सीरियन पाउंड इसकी मुद्रा होती है। आइए देखते हैं मैप में है कहाँ पर। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है इधर ईरान की तरफ। देखो पाकिस्तान छोड़ोगे, उसके बाद ईरान आओगे, ईरान के बाद इराक मिलेगा, इराक के ऊपर यहाँ पर आपको जॉर्डन देखने को मिल जाएगा और जॉर्डन के ऊपर ये इधर सीरिया। ठीक है ना। तो सीरिया जो है ये कंट्री है, बगल में लेबनान है, इसके बाद इजराइल है इधर। तो ये सीरिया जो है अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। वैसे ये पहले भी अनस्टेबल ही था। सीरिया में तो अमेरिका ने पूरा तबाही मचा डाली थी। फिलहाल सीरिया जिसकी राजधानी दमिश्क मैंने आपको बताया, इंग्लिश में इसे दमास्कस भी कहते हैं, तो कभी कभी दमास्कस दिखे तो आप कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WTA वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो 2024 के लिए WTA अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में आर्याना सेबलेंका को। आर्याना सेबलेंका जो है ये बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी हैं और वर्तमान में ये नंबर 1 रैंकिंग पर हैं। विश्व की नंबर 1 ये टेनिस खिलाड़ी हैं। इनको WTA अवार्ड मिला है, 2024 का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इस साल इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता, पहला वाला ग्रैंड स्लैम साल का जो होता है, और एक US ओपन इन्होंने जीता जो लास्ट वाला ग्रैंड स्लैम होता है साल का। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ही ग्रैंड स्लैम जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो हार्ड कोर्ट पर खेले जाने की वजह से, मतलब रबर के मैदान पर या प्लास्टिक के मैदान पर खेले जाने की वजह से ये वहां पर बेटर परफॉर्म कर पाती हैं और इसलिए ये दोनों ही खिताब ये जीत गई हैं इस बार। ठीक है, ग्रैंड स्लैम का। फिलहाल टेनिस की इस बार की ये WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाई हैं। WTA मतलब कि विमेंस टेनिस एसोसिएशन। महिलाओं के लिए WTA होता है और पुरुषों के लिए होता है ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। अगला, हाल ही में किसे वर्ष 2023 का JC डेनियल पुरस्कार मिला? JC डेनियल पुरस्कार साथियों केरल का सर्वोच्च सम्मान है। केरल का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। 2023 के लिए इस बार मिला है साजी एन करुण को। साजी एन करुण आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये मलयालम सिनेमा के लिए दिया जाता है JC डेनियल पुरस्कार। ठीक है, तो केरल का या कहें मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। अच्छा, जब मैंने केरल का सर्वोच्च पुरस्कार बोला तो इसमें सिनेमा भी जोड़ लीजिएगा, है ना, नहीं तो समझो कि नागरिक वाला। नागरिक सम्मान दूसरा होता है, सिनेमा के क्षेत्र का दूसरा। 5 लाख रुपए का पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक स्टैचू मिलता है। इससे पहले TV चंद्रन पाए थे जो इस बार के ये निर्णायक मंडल में शामिल थे। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल कितने विजेताओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया? तो अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 45 ऐसे विभूतियों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे 11 दिसंबर को इन्होंने विज्ञान भवन नई दिल्ली में ये पुरस्कार समारोह आयोजित करके प्रदान किए। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया था और इसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार, ऐसी श्रेणियां शामिल थी जिसके तहत टोटल 45 विजेताओं को सम्मानित किया गया। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत का FDI प्रवाह कितना हो गया है? FDI मतलब समझो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई फॉरेन से कोई व्यक्ति या कोई कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, अगर हमारे देश में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी कंपनी में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या डायरेक्टली वैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसे कहेंगे कि फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया है। क्या कहेंगे? फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया है, यानी FDI आ गया है। तो ये FDI बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पर इंडिया का ऐतिहासिक रूप में $1 ट्रिलियन हो गया है, यानी
1 ट्रिलियन डॉलर का एफडीआई फ्लो आया है भारत में। द हिंदू का आर्टिकल आप देख पाओगे, एस्टेब्लिश्ड कंट्री एज ए की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो मतलब देखो 1 ट्रिलियन डॉलर का एफडीआई इनफ्लो आना का मतलब हुआ कि भारत में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत ही अच्छे रूप में भारत ने विकसित किया है। लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने? क्यों? वहाँ का एफडीआई लो रहता है हमेशा, और वहाँ का फॉरेक्स रिजर्व भी खाली पड़ा रहता है, भीख मांगते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वैसी सिचुएशन नहीं है, कंडीशंस नहीं है। अपने यहाँ लोगों को ट्रस्ट है, लोगों को भरोसा है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ हमारी कंपनी बची रहेगी, ठीक है, गुंडे मवाली नहीं रहेंगे। आप यूपी का ही हाल देख लो, उत्तर प्रदेश में पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, यूपी बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर गुंडा राज बहुत ज़्यादा चलता रहता है, लोग वसूली करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब से इधर ये मानना पड़ेगा आपको भी कि योगी बाबा जब से आए तो कहीं ना कहीं ये लोगों का ट्रस्ट बढ़ा कि हाँ ठीक है अब यहाँ इन्वेस्टमेंट करा जाए। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित हुई राजस्थान में भी, अभी देखो आप, कल ही मैंने बताया था आपको इन्वेस्टमेंट समिट हुई। तो ये जो इन्वेस्टमेंट समिट्स होती हैं ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं। इन्वेस्टमेंट आएगा तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, फिलहाल एफडीआई भारत का 1 ट्रिलियन डॉलर पार कर गया है और भारत की सुदृढ़ आर्थिक आत्मविश्वास को ये दर्शाता है। 2014 में 667.4 बिलियन डॉलर थी और पिछले दशक में की तुलना में इस दशक में 119% की वृद्धि देखने को मिली है। एफडीआई सबसे ज्यादा आ कहाँ से रहा है? मॉरिशस से आ रहा है 25%, सिंगापुर से 24%, यूएसए से 10% आ रहा है। अब आप कहोगे मॉरिशस से कैसे इतना आ रहा है, क्या मॉरिशस में बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई हैं? तो देखो, इसमें दो बातें हैं, एक तो छुपी हुई बातें, एक दिखी हुई बातें। छुपी हुई बातें ये है सेल कंपनीज, बहुत सारी सेल कंपनीज हैं भारत में, उसके रह रहे हैं सब मालिक लोग, लेकिन वहां पर कंपनी स्थापित करके भारत में इन्वेस्टमेंट कराते हैं अपनी कंपनियों में, तो वो हो गया। दूसरा दूसरा एक है कि मॉरिशस में 90% भारतीय ही रहते हैं, तो भारतीय रह रहे हैं तो अपने भारत में वो अपने घर वालों को भी भेजते हैं, तो इससे रेमिटेंस भी आता है और एफडीआई के रूप में भी काउंट होता है, ठीक है। तो ये फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, सबका एक डार्क साइड भी होता है, सबका एक वाइट साइड भी होता है। फिलहाल ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगर आपको करंट अफेयर में बेहतर समझ विकसित करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा, रट्टन विद्या नहीं करनी है, आपको समझना है चीज़ों को। करंट अफेयर समझने वाली चीज़ है, चीज़ों को समझोगे तो आसान लगेगा और उसके बाद फिर आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कहानी के तौर पर या फिर एक नॉलेज के तौर पर। नॉलेज के तौर पर अगर स्टोर करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एग्जाम वगैरह में भी तो आपको प्रॉफिट फिर मिलेगा ही। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन विकसित की है? तो बाकहार्ट और BIRAC दोनों ने मिलकर के की है, तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कौन सा संस्करण का चुनाव हुआ? तो 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ है इस बार। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है अफ्रीकी देश घाना की राजधानी क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइएगा जरूर। इसके अलावा भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार या कहें कि ITA अवार्ड 2024 में बेस्ट शो नाटक का पुरस्कार किसे मिला है? दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। बस इतना ही रखते हैं वीडियो में। साइंस की ई बुक जिनको लेना है MJT ऐप पर ले लें, स्टैटिक जीके करंट अफेयर इन सब की ई बुक अवेलेबल है, तो आप जाकर MJT ऐप पर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।